सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में डे थर्ड इंडियन पॉलिटी 69th मेंस अफेटिंग प्रोग्राम में जो 4 क्वेश्चन शॉर्ट में आप लोग को लिखने ग्रुप में आज दिया गया है और एक लॉन्ग दिया गया है इंडियन पॉलिटी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। तो इसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आज डे 3 में अगर आप टॉपिक देखिएगा इंडियन पॉलिटी में पहला टॉपिक पार्लियामेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नोट्स भी मैं शेयर कर दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। पार्लियामेंट या संसद था। दूसरा टॉपिक स्टेट लेजिस्लेटिव दिया गया था। तीसरा टॉपिक मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर। और फोर्थ टॉपिक था प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। तो आज जो आंसर राइटिंग करा रहा हूँ इसमें आपको पार्लियामेंट से, स्टेट लेजिस्लेटिव से, सीएम से क्वेश्चन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री से क्वेश्चन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको टेस्ट में या जब रिवाइज करेंगे टॉपिक को वहाँ मिल जाएगा। हर एक टॉपिक का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, इसका बिल्कुल नहीं सोचना है। बस अभी जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको पहले अच्छे से पढ़िए, एक फ्रेमिंग कीजिए माइंड में कि इसमें क्या क्या मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तब जाके अपने कॉपी में उसको लिखने का कोशिश कीजिए। तो आइए, जो 4 क्वेश्चन शॉर्ट में दिया है और जो मैं लॉन्ग दिया हूँ इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ। एक रफ पेन या कॉपी ले लीजिए इस वीडियो को सुनने के साथ ही, उसमें कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कैसे इस आंसर को फॉर्मेट करना। देखिए, अगर मेंस में किसी भी प्रश्न के आंसर को अगर आप माइंड में फॉर्मेट कर लेंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। कंटेंट अगर जमा हो जाएगा ना माइंड में कि हाँ इसमें हमको ये 100 वर्ड में लिखना है और ये 400 वर्ड में ये बात लिखना है, तो आराम से आप मतलब कि 20 मिनट में भी लॉन्ग आंसर लिख लेंगे और 3-4 मिनट में भी शॉर्ट आंसर पॉइंट वाइज देके लिख सकते हो। मेरा प्रयास बस यही है कि डेली आंसर राइटिंग के जरिए आपके उस स्किल को डेवलप किया जाए। 2 दिन प्रोग्राम हो चुका है, अब आगे जो है ना, हम पहले बोले थे कुछ टाइम फिक्स कर देंगे, तो आज भर तो खैर कोई टाइम नहीं है, आप इसको लिखकर 8 से 10 के बीच में आराम से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कल परसों से फिक्स टाइम में आपको लिखकर ग्रुप में सबमिट करना पड़ेगा। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। और जो क्वेश्चन दिया गया प्रीवियस ईयर के आधार पर ही दिया गया और लगातार क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछ रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? इज द इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन या नॉट सोवरेन? गिव योर ओपिनियन। दैट मीन्स कि हमारे देश का जो संसद है, क्या उसके ऊपर कोई कंट्रोल है या कोई कंट्रोल नहीं है? वो जो लॉ बनाती है क्या वो वैलिड हो जाती है या उसके ऊपर उसको चेक करने के लिए कोई और भी बॉडी है? ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये शॉर्ट आंसर है और इसको 80 से 100 वर्ड में लिखना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है। तो 80 से 100 वर्ड में लिखने से पहले माइंड में थोड़ा सा फ्रेम कीजिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमको वर्ड लिखना है, और ये आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में तुरंत हो जाना चाहिए। हाँ, ये प्रैक्टिस से होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने में आप इसमें कितना वर्ड देंगे? मेरे ख्याल से 30 वर्ड के आसपास, 30 या 40 मैक्सिमम वर्ड आप दे सकते हैं इसमें। फिर बाकी ये संप्रभु या सोवरेन है या नहीं, या तो इसमें आपको जो है ना लगभग वहाँ भी अगर इसको आप बांट लेंगे तो मोटा मोटी 25-25 या ऐसे करके 20-25 शब्द में चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आप एग्जैक्ट नहीं, हालांकि मोटा मोटी आपका जो रेंज यही होगा। जब 80 से 100 वर्ड में आप इस आंसर को लिखेंगे ना, इसी रेंज में आप कोई देखिए कम शब्द आप सोचे हो, लेकिन वहाँ जब लिखने जाएंगे तो कुछ ना 4-5 शब्द एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो ऐसे करके इसको आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है ना। और यहाँ कहता है कि आप अपना क्या है ओपिनियन दीजिए, इसमें क्या आप सोचते हैं। ये भी लास्ट जो टेलेंडर्स वर्ड होता है इस पर भी ध्यान देना। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसमें इसको जो डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन कैसे करेंगे थोड़ा सा इसका मैं हालांकि ग्रुप में मॉडल आंसर दे दूंगा। तो इसके देखिए कुछ ऐसे ना एक जो फॉर्मेट आप बना सकते हैं कि सबसे पहला मतलब आप संप्रभुता या सोलिटी का मतलब बता दीजिए। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि पार्लियामेंट का सुप्रीम होना, इसका मतलब ही होता है। लेकिन जो है एक बहुत बड़े विद्वान है डाइसी का कहना है कि सोसाइटी में 3 एलिमेंट मेनली होता है। तो आप इस 3 एलिमेंट को लिखेंगे। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ दिस, ऐसे करके यहाँ पे आप 3 एलिमेंट लिखेंगे। इनका ये कहना है कि पहला तो ये होता है कि पार्लियामेंट को राइट है टू मेक या अनमेक एनी लॉ विदाउट इंटरफेरेंस, मतलब कि एनी कोई भी कानून वो बना सकती है, एनी लॉ, ठीक ना।
अब बिना किसी के हस्तक्षेप से। ओके, पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें जो एलिमेंट आता है कि नो पर्सन, कोई भी आदमी, नो पर्सन या बॉडी कैन चैलेंज वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन एनी कोर्ट। मतलब कि किसी तरह का कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी संसद के बनाए एक्ट या लॉ के वैलिडिटी पर चैलेंज नहीं कर सकता है। और तीसरा जो इसमें एलिमेंट आता है कि पार्लियामेंट जो है किसी से बंधा हुआ नहीं है, चाहे उसके कोई आगे सक्सेसर हो या कोई भी बॉडी से वो बॉन्ड नहीं है, उसको जो है मन वो करेगा। तो इस आधार पर अगर आप देखिएगा, इस तीनों एलिमेंट के विषय में देखिएगा, तो इसको हम सिंपल बोलेंगे कि इसमें संसद पूरी तरह संप्रभु है और उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और इस कंडीशन को फॉलो करने में इंग्लैंड जो है ना, अभी इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, आप एग्जांपल यहाँ पे एक अगर देना है तो दे सकते हैं, इसका आप मतलब बता दिए। लेकिन अब जहाँ तक इंडिया की बात है, तो इंडिया में आपको दिखाना पड़ेगा कि बट इंडिया चूँकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, एक टर्म आप यहाँ यूज कीजिएगा, उस टर्म का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। मतलब कि हमारे यहाँ जो है ना संवैधानिक संप्रभुता है। दैट मीन्स कि संविधान ने क्या किया है, चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट दिया। मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप बता सकते हैं कि अगर हम संप्रभुता या सोवरेनिटी की बात करें इंडियन पार्लियामेंट का, तो ये बात सही है कि आर्टिकल 368 का यूज करके हमारे देश की पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, नए राज्य का निर्माण और भी चीज़ें चेंज कर सकती है, नो डाउट है, ठीक ना। यहाँ हम लगता है कि हमारे देश का जो है ना पार्लियामेंट जो है ना संप्रभु है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल। बट आप यहाँ फिर लिखेंगे लेकिन, बट यहाँ कंडीशन ये लिखिएगा, कुछ आपका लिमिटेड पावर है। क्या है? लिमिटेड पावर है। जैसे सबसे पहली बात क्या है कि हमारे देश के कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का राइट है। पहली बात तो ये दिखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा बात है केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया है। मतलब पॉइंट पे लिख देंगे, पॉइंट वाइज में आराम से हो जाएगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि और एक आप पढ़े होंगे आर्टिकल 121 और 211, जहाँ पे सिंपल ये है कि पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, कोर्ट में जो भी चीज़ें कार्रवाई होती है उस पर उसको कोई चीज़ डिस्कस करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो 3-4 जो आपको एलिमेंट जब इसमें लिखिएगा, ये साबित करता है कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट के ऊपर जो एक लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर उसको नहीं है। तो ये आप दिखा देंगे कि हाँ, पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के जरिए लॉ मेकिंग का राइट है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, नए राज्य का निर्माण वो कर सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट या हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ये जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर और हमारे यहाँ रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक ना। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं पावर ऑफ सेपरेशन भी तो है। एक कॉन्सेप्ट छूट गया यहाँ पे, पावर ऑफ सेपरेशन, कि स्टेट भी जो है ना अपना कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, आप ये दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो अंतिम में वही कि कंक्लूजन ये है कि हाँ, एक चीज़ भी आप थोड़ा सा अगर अमेरिका का अगर जिक्र करना चाहते हैं, अमेरिका का सिस्टम यह है कि वहाँ का जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन हमारे यहाँ एक बीच का रास्ता क्या किया गया है, निकाला गया है। बस ये दिखा देना है कि हमारे यहाँ की जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है ना संप्रभु या सोवरेन है। बस इतना लिख के आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत है कि पावर को किसी एक में नहीं सीमित किया हुआ है, एक में लिमिट नहीं किया है, बल्कि उसको डिवाइड कर दिया। इसको पावर फ्रेम बोलते हैं, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और यूनिवर्सिटी में। सबसे खूबसूरत ये चीज़ है। तो ये फिगर का आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। और देखिए जो एलिमेंट, जो पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
इतना पॉइंट आपको ना फ्लो चार्ट में चीज़ों को लिख देना है। 80 से लेकर 100 वर्ड में आपका आंसर हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। जब लॉन्ग में आएगा तो इसको और इसी पॉइंट को आपको काफ़ी अच्छे से जो है हर एक पॉइंट में अगर 5-5 लाइन लिखेंगे, अगर जब 20-25 वर्ड लिखेंगे वही आपको 400 वर्ड हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इंग्लैंड का अच्छे दे देना है, अमेरिका का अच्छे दे देना है, ठीक ना। हाल फिलहाल के कुछ देखिए, जब लॉन्ग में क्या करना है, इसी चीज़ कुछ एग्जाम्पल्स दे देना है अभी जो हाल फिलहाल चीज़ें घटी है, ठीक ना, तो चीज़ें हो जाएगा आपका। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा दिया हूँ कि जो राज्यसभा, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आपको पीटी में से आप पढ़े होंगे, एक बार इसको लक्ष्मीकांत सर से बुक से पढ़ लीजिएगा कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वो राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं, ठीक ना। तो उनका क्या रोल है, और अभी आप जब हाल फिलहाल में देखिएगा जब से वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो इनका रोल जो है ना कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। इन्होंने एक जो दिया था बयान बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, तो बीपीएससी सेक्रेटरी में क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ ताकि इनका था नाम आपको जो है ना याद रहे। अब देखिए ऐसे स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर कैसे लिखा जाए। जो जनदीप धनखड़ जी का एकदम चेहरा आप याद रखिएगा, उनके द्वारा जो भी स्टेटमेंट बाहर में दिया जा रहा है अभी, वो हमेशा हर एक वीक में कुछ ना कुछ बाहर स्टेटमेंट देते रहते हैं। और अंदर भी जो जब राज्यसभा के अंदर भी वो जो जिस तरह से सब मेंबर को बोलने का जो देते हैं टाइमिंग, उनको लेके भी, तो उनकी बातों को अच्छे से ध्यान रखें। अगले एक महीने जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता है तो प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति महोदया, और फिर आपका उपराष्ट्रपति, राज्य के सीएम, ऐसे और कुछ गवर्नर के स्टेटमेंट पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी पता नहीं उस स्टेटमेंट को लेके घुमा क्वेश्चन पूछा। हाँ, खास करके चूँकि ये लोग जो है ना संवैधानिक पद ये सब है, तो हो सब क्यों नहीं पूछेगा, तो इसलिए इनके सारे स्टेटमेंट को न्यूज़ पेपर जब पढ़ें तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब आइए जब ये आंसर आप लिखेंगे उपराष्ट्रपति का, सबसे पहले एक लाइन में लिख देंगे कि आर्टिकल किस कहाँ से कहाँ तक में हमारे देश में उपराष्ट्रपति का प्रोविजन या प्रावधान है। तो 63 से लेकर 71 तक राष्ट्रपति के सारे लिखा हुआ ही लिख लीजिएगा, या बस वही कि आर्टिकल ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक ना। तो उसका उनका मेनली रोल क्या, अब आ जाएंगे रोल पर। उनका मेनली रोल ये है कि एक तो वो, तो बाकी इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका 5 ईयर का टर्म होता है। बाकी जहाँ तक चूँकि मेनली अगर क्वेश्चन के इस डिमांड को अगर थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं भूल गया कि क्वेश्चन ये है कि इनका मेनली रोल पर चर्चा आपको करना है। तो 80 से 100 वर्ड में इस आंसर को लिखने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या क्या लिखें। तो सबसे पहले हम बता दिया आप लगभग इसमें स्टार्टिंग में आर्टिकल का जिक्र करते हुए कि भारत में एक उपराष्ट्रपति संविधान में जिक्र है, और जो राज्यसभा के जो है ना सभापति होते हैं, ठीक, ये लिख के आप सीधे यहाँ आ जाएंगे रोल, क्या आ जाएंगे यहाँ पे रोल, ऐसे करके रोल लिखेंगे, 1 रोल 2 3 4 जो भी भूमिका इसका ऐसे करके लिख के आप आंसर को आराम से 80 वर्ड में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लिखने से होगा, ऐसे सिर्फ हमारे इस वीडियो को देखने से तो पता चलेगा कैसे लिखा है, लेकिन हाँ जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे, हाथ में दर्द नहीं देंगे उंगली में, तब तक चीज़ें नहीं बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप इनके भूमिका रोल में कि सबसे पहली बात, जो राज्यसभा या जो अपर हाउस का जो सेशन चलाने का जिम्मेदारी इन्हीं के पास होता है। वही हाउस को सही ढंग से चले, कौन से मेंबर कितने देर स्पीच देंगे, कि कौन सी पार्टी कितना देर बोलेगी, कौन सा बिल कैसे कैसे इसमें पास होगा, तो ये सब तो इन्हीं का काम है। और जब कभी निर्णायक मत, ऐसे तो मत नहीं डालते, लेकिन हाँ जब कभी निर्णायक होता है तो ये अपना मत जो है ना डाल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आप दिखा सकते हैं कि अभी कुछ जो बिल, एक दो एग्जाम्पल कि अभी जो कुछ जो बिल पास हुआ है, जैसे कि आप जो महिला का जो बिल, आरक्षण का बिल पास हुआ, उसमें राज्यसभा के जो सभापति ने बेहतर तरीके से बिल को पास करवाया, ठीक ना। हाँ, 1-2 लाइन की, हाँ कभी कभी जो है विपक्षी जो पार्टी एक आरोप लगाती है, जैसे कि अभी देखिएगा राज्यसभा में जब चर्चा होती है तो जो विपक्ष के अपोजिशन है तो कुछ कमेंट कर देता है, तो आप लिखिएगा कि हाँ कुछ आपत्तियाँ होती, लेकिन हाँ कि राज्यसभा जो अपर हाउस है, एक इसमें ये हमारे देश के संविधान में होता है, इसमें उम्मीद क्या था पढ़े लिखे लोग जाएंगे और एक अच्छा बहस या डिस्कशन होगा, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में उपराष्ट्रपति को काम करना चाहिए। आप ऐसे करके थोड़ा सा एक भविष्य को लेकर चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार शायद बीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, हमको ये याद नहीं है, लेकिन हाँ
पूछ चुका है कि मुख्यमंत्री का क्या फंक्शन या क्या उनकी शक्तियाँ पावर है। और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो मतलब 5 साल बना हो गया था, 10 साल शायद, तो उनका उपलब्धि पूछा था। तो यहाँ पर है ब्रीफली डिस्कस्ड है अचीवमेंट ऑफ नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री पिछले लगभग 2005 से ही शायद बने हैं और अभी लगभग 23 हो गया, मतलब 17 साल 18 साल इनका एज सीएम बना हो गया। इनकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, क्या इनका अचीवमेंट है। अब ये भी आंसर देखिए, लिखने का तो इसको आप 400 वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना हमको 80-100 वर्ड में। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है ना, तो इसलिए मेंस ऑफ राइटिंग में करना, इसलिए मैं स्ट्रेस कराता हूँ ताकि आप कुछ सीख पाएँ। नॉलेज तो चाहिए, मैं बार बोलता हूँ, मेंस में नॉलेज तो चाहिए। देखिए नॉलेज के साथ ही साथ आपके पास लिखने का स्किल हो जाए, स्किल डेवलपमेंट, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होता। जैसे कि अगर कोई डांस सीखता है, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, एक दिन में नहीं बन सकता है। सेम टू सेम यहाँ वही बात है, आंसर टिक आपको 10 दिन 20 दिन 30 दिन 1 महीना देना पड़ेगा और लगातार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप इस बात को ध्यान रखें। तो अब इसमें क्या सिंपल करेंगे कि एक जो इसका 80-100 वर्ड में लिखना है, तो एक लाइन में कि थोड़ा सा आर्टिकल का जिक्र कर देंगे कि इसमें ये राज्य के एक सीएम होंगे, ठीक ना, जो कि सारे अपने मंत्री परिषद के वो हेड होते हैं, ठीक ना। अब फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे कि पिछले लगभग कब लगभग जितना साल हो गया, 15 से लेकर लगभग 15 साल से अधिक हो गया, मतलब 20 साल का आसपास लिख सकते हैं। लगभग 15-20 साल से जो है ना ये राज्य के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। तो इनका अचीवमेंट को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। आप ऐसे करके अचीवमेंट या उपलब्धि को एक बनाएंगे सर्कल। फिर देखिए इनको अलग अलग एरिया में बताएंगे। आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में इनका क्या उपलब्धियाँ, जैसे कि आप सबसे बड़ा लिखेंगे कृषि रोड मैप 1, 2, 3 का एकदम सक्सेसफुल इन्होंने चीज़ कर दिया, और 4th भी लागू, ऐसे करके इन्होंने पहला कृषि रोड मैप हो गया। उसके बाद जो है ना 7 निश्चय योजना 1 तो अच्छे से हो गया, और उसमें 1 में भी 3 अचीवमेंट अच्छे से पूरा कर लिया गया, हर घर बिजली, हर घर शौचालय और महिलाओं को आरक्षण। और 7 निश्चय 2 में भी बहुत काम अच्छे से हो रहा है, जल जीवन हरियाली लिख सकते हैं आप इनको, इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसको केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया है, हर घर बिजली, ये सब तो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना मेथनॉल, जिस तरह से पूर्णिया में प्लांट लगा, फिर आपका मुजफ्फरपुर में लग रहा था, एक बड़ी उपलब्धि है। पर्यावरण की दिशा में बेहतर इनका काम हो रहा है, ठीक। इंडस्ट्री में जो कई सारा जो स्कीम लाए, 1-2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इसको भी यहाँ लिखने का नहीं है। अगर सोशल एरिया में आइएगा, सामाजिक क्षेत्र में इनका उपलब्धि है, पहली बात तो शराबबंदी, लीकर बैन 2016 से इन्होंने किया हुआ है। दहेज प्रथा को लेके बड़ा अच्छा इनका काम है, ये दिखा सकते हैं। और महिलाओं को लेके, खास उनके आरक्षण को लेके, उनके लिए अलग अलग स्कीम, जीविका का आप जिक्र कर सकते हैं 1-2 लाइन में, ठीक ना। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां देखें अलग से, तो 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण, ठीक ना। तो ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में पहला बात तो ये है, ई गवर्नेंस को इन्होंने बात काफ़ी बेहतर ढंग से लागू किया है। और जो आप देखिएगा कोई भी काम अभी ऑनलाइन, अगर कोई आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप ऑनलाइन चीज़ें हो जा रहा है, ठीक ना। तो करप्शन को इन्होंने कम किया है, जैसे कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ था बिहार में पहले बनने से पहले, और अभी के लॉ में बहुत डिफरेंस हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक ना। और भी कुछ एजुकेशन लिटरेसी रेट को लेके, ठीक ना। तो इनका एक बड़ा अच्छा अप्रोच है। इनके अचीवमेंट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक अंतिम में कि अभी भी चूँकि प्रयास जारी है, लेकिन चूँकि DPSP में जो एक व्यापक जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो दिशा निर्देश हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, उस आधार पे और काम करने की ज़रूरत है। बस एक लाइन में आप लिख के आंसर क्या करेंगे, खत्म। ये होता है। देखिए आप इससे भी बढ़िया लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें एक थोड़ा सा ये बेस्ट आपका ऐसा अप्रोच हो सकता है लिखने का। अब कई लोग क्या करेंगे, एक ही पैराग्राफ में सब उनका अचीवमेंट, नहीं, आप जितना हो सके डायमेंशन को ब्रेक कीजिए। जैसे डायमेंशन ब्रेक आपके आंसर हुआ, नंबर वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर क्यों नहीं मिलता है, यही वजह नहीं मिलने की वजह यही कि आप उस आंसर को ना अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक नहीं करते। आइए थोड़ा सा हम चलते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है। 4th क्वेश्चन में ये जो है ना क्वेश्चन ये है कि हमेशा ये तो तर्क दिया जाता है कि जो राज्य का जो विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, एक जो है ना सजावटी और अनावश्यक निकाय है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो एक उसके लिखाइए कि ये चीज़ें इसमें एक पॉजिटिव दिखा दीजिए और निगेटिव, लेकिन अंतिम में बैलेंस बनाते हुए ही लिखें कि नहीं, ये बॉडी जो है ना एक
कानून बनाने की प्रक्रिया में एक बेहतर रोल प्ले करती है। हाँ, बस आवश्यक है कि यहाँ पे जो संवैधानिक इसके जो अधिकार हैं, जो इनको जो पावर दिया गया, उस अकॉर्डिंग ये बॉडी क्या करे, काम करे। तो आप इसमें सिंपल सा कि आप अभी जैसे कि हमारे देश में सब राज्यों में ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, आपको पता है कि कुछ ही राज्यों में ये है। तो अभी सब मिला के 6 स्टेट में ये पीटी में पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बिहार और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपका जो है ना विधान परिषद भी है। तो अब इसमें कैसे लिखा जाए, 80 से 100 वर्ड लिखने का आपके पास चुनौती है। तो सबसे पहले एक आर्टिकल ही कि 169 में इसका प्रावधान है, ठीक ना। और ये जो है ना किसी भी स्टेट का जो है अपर हाउस या मतलब कि कहा जाता है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अब इसका जो क्यों ऐसा तर्क दिया जाता है, आप इसमें ना कुछ ऐसा करके लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आर्टिकल वही 159 में इसका प्रावधान है, और इसमें नॉमिनेटेड भी मेंबर होते हैं और कुछ चुने भी जाते हैं, ठीक ना। और ये इनका इस जो हाउस का जो गठन कहीं ना कहीं ये संसद की इच्छा पे डिपेंड करता है। तो क्यों इसको एक अनावश्यक या सजावटी कहा जाता है, तो सिंपल आप बात आप ये लिखिएगा कि उसके क्यों कहा जाता है, ये लिखिए। पहला कि इसका जो फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं वो विधानसभा जो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव है वो और पार्लियामेंट की इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक ना। पहला आर्गूमेंट ये दे दीजिएगा। दूसरा, इनको पावर की कमी है, लैक ऑफ पावर है, ठीक ना, ये बात आप लिख सकते हैं। दूसरा, इनको जैसे कि मनी बिल में तो बहुत अधिक तो करने के इसको पावर है ही नहीं, और इससे जो है ना, हालांकि यहाँ से भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनते हैं, लेकिन जो मंत्री परिषद होता है वो तो इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ना एक अनावश्यक या सजावटी, ऐसे 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। लेकिन आप ये लिखाएंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है तो इसका कुछ ना कुछ रोल है। जैसे अपर हाउस राज्यसभा की तरह ही जो है ना, ये जो अगर विधानसभा अगर कोई कानून बहुत जल्दी अगर पास करना चाहती है, पारित करना चाहती है, तो यहाँ पे उस चीज़ का बहस होता है, ये कमेटी के पास भेजने की सिफारिश करता है, ठीक ना। कानून जो कोई भी लॉ बनने से पहले यहाँ फिल्टर करने का काम होता है, अच्छी बात है, ठीक ना। और कोई भी चीज़ें जल्दीबाजी में कोई एक्ट या चीज़ें पास ना हो जाए, ये भी एक काम करती है। तो एज का जो है ना एक रोल है। हाँ, बस ये है कि अभी आप सिंपल लिखना है कि बस इसके रोल को और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके जो चेयरमैन होते हैं तो उनको सही ढंग से किसी भी कानून पे चर्चा करनी चाहिए, ताकि वो कानून राज्य के हित में या वहाँ के डेवलपमेंट में काम आ सके। ऐसे करके आप आंसर को मतलब कि एक इसके पॉजिटिव में भी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चूँकि एक मतलब कि बड़ी निकाय है, संवैधानिक एक बॉडी है। हाँ, बस इसको जो फंक्शन दिया गया, जो काम दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होना चाहिए। ऐसे करके आप आंसर को 80 से 100 वर्ड में खींच सकते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट क्वेश्चन बराबर बीपीएससी पूछता जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि पार्लियामेंट का जो है अभी निष्क्रियता, ठीक ना, इन एक्शन कम्प्लीटली अंडरमाइन डेमोक्रेसी इन इंडिया एज अ होल, ठीक ना। मतलब कि संसद जिस तरह से बहुत ही निष्क्रिय है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो हमारे डेमोक्रेसी को पूरे तौर पे जो है ना एक कमजोर या वीक कर रही है, ठीक ना। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इट्स नेसेसरी फॉर पार्लियामेंट टू फंक्शन इफेक्टिवली डिस्कस। मतलब कि देश की जनता 5 साल में एक वोटिंग के जरिए अपना एक आपका जनादेश देती है, मैंडेट देती है, ताकि ये लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव होकर वहाँ बेहतर काम करे। तो ये ज़रूरी है कि जो जनादेश जनता का है, इसके लिए पार्लियामेंट को अच्छे रूप से कार्य करना चाहिए। तो इस पर आपको क्या करना है, चर्चा करना। अब देखिए क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कम से कम मेरा सलाह होगा 2 बार 3 बार जरूर पढ़िए और इसके की टर्म को ब्रेक कीजिए। तो सबसे पहली बात यहाँ है कि पार्लियामेंट इन एक्शन, मतलब कि संसद की निष्क्रियता। तो आप जैसे आप ये टर्म पर हैं तो आपके माइंड में ये दौड़ना चाहिए, अच्छा पिछले लगभग 5, 6, 10 वर्षों में पार्लियामेंट किस तरह से काम कर रही है, कैसे शोरगुल वहाँ हो रहा है, वहाँ तब गाली गलौज भी हो रहा है, अब धर्म के नाम पे टिप्पणी भी चीज़ें हो रहा है, ठीक ना। अब कितना इनका गलत काम चीज़ें हो रहा है यहाँ, यदि
आपके माइंड में चलना चाहिए। साथ ही अब ये जो वहाँ उनका जो रोल दिया है हमारे देश के संविधान ने, वो तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ काम बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश के डेमोक्रेसी को ये कमज़ोर कर रहा है। इनकी जो निष्क्रियता है, जो इनको संविधान ने काम दिया वो छोड़ के बाकी सब वहाँ हो रहा है। वहाँ कुर्सी भी फेंका जा रहा है, माइक भी तोड़ा जा रहा है, ठीक ना, गाली गलौज का चीज़ें हो रहा है, ठीक ना। तो और धरना प्रदर्शन, काला पट्टी, आरोप प्रत्यारोप, तो ये चीज़ें वहाँ हो रहा है। जो उनको काम है वो नहीं हो रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। और इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रहा है हमारे देश का। और वहाँ जो भी लोग मेंबर हैं, चाहे लोकसभा में है, राज्यसभा में, उसको जनता जनादेश दिया है, ठीक ना। तो उनका बस यही काम है कि जनता के हितों या देश के हितों के लिए काम करना है। तो इसलिए जनता के जनादेश को बेहतर करने के लिए आवश्यक है कि पार्लियामेंट प्रभावी रूप से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, मतलब कि उनको जो रोल दिया गया है उस अकॉर्डिंग वो काम करे, ठीक ना। तो अब इसको कैसे डिस्कस, चूँकि डिस्कस ही करना है, तो आपको इसमें 400 वर्ड में मोटा मोटी आपको लिखना है। तो ये पहले माइंड में आप एक सोच लेंगे। तो सबसे पहला तो इसमें देखिए 2 पार्ट। पहले आप ये दिखाएंगे कि ये कैसे अभी निष्क्रिय हो गई है, ठीक ना। कुछ आपके पास इसमें कुछ डेटा होना चाहिए आपके पास। पिछले जो सेशन चला है लोकसभा का, राज्यसभा का, बहुत ही कम बिल पेश हुआ है, शोरगुल में चीज़ें व्यक्त हो गया। तो उसके 5-6 पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि हाँ अभी ये निष्क्रिय है, ठीक है। तब आप दिखाएंगे कि इनको जो संविधान में जो रोल दिया गया है, ठीक ना, उस रोल को पूरा करने के लिए ये चीज़ होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें आप लगभग 40-50 वर्ड आप इंट्रोडक्शन में ले जाएंगे, 40-50 वर्ड आप भूमिका निष्कर्ष में ले जाएंगे, 80-100 वर्ड आपका चला गया। अब बचा आपके पास 300 के आसपास वर्ड। 300 में आप वहाँ लगभग 150 में आप दिखाएंगे कि ये कैसे निष्क्रिय है पिछले कुछ वर्षों से, मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रही है। अब बाकी आप 150 वर्ड इस पार्ट को करने में करेंगे। ये पहले माइंड में आप वहाँ पे कर लेंगे और काफ़ी एनालिटिक लिख लेंगे तो चीज़ें बेहतर होगा। तो अब इसकी बात आती है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए। तो सिंपल आप जो अगर आप लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़े होंगे तो उसी अकॉर्डिंग उसमें जो चीज़ें दिया गया, आप सिंपल आर्टिकल से जिक्र करके 79 का जिक्र करते हुए, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं, ऐसे करके डेमोक्रेसी का टेम्पल या मंदिर इसको कहा जाता है। और जो भी सोशल इकोनॉमिक जो देश में प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का इसका एक बड़ा ही रोल है, ऐसा करके संविधान ने तो इनको दिया है, ठीक ना। अब आप लिखेंगे कि कुछ यहाँ पर इनका जो रोल है, मेनली जो भूमिका संविधान निर्माताओं ने इनको दिया है कि कानून को बनाना है, बिल पास करना है, जो देश में जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करके उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो प्रयास करना है, बजट पास करना है। तो इनका थोड़ा सा रोल स्टार्टिंग में ही कुछ रोल लिख देंगे, ठीक ना। फिर तब लिखेंगे कि जो रोल संविधान निर्माताओं ने इनको दिया है उस अकॉर्डिंग ये कुछ चीज़ें बॉडी काम नहीं कर रही है, जिससे ये लगता है कि इनएक्टिव हो गई। अब इनका बॉडी कैसे लिखेंगे, इनका क्या क्या इनएक्टिव में बात आप क्या लिखेंगे, संसद की निष्क्रियता में क्या क्या लिखेंगे। पहली बात कि सेशन जो सत्र होता है बहुत ही देखिएगा छोटा होना शुरू हो गया है, ठीक ना। लगातार जैसे कि अगर मान लीजिए कि 1 महीने के अगर सेशन है तो देखते हैं कभी कभी 5 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, 2 दिन पहले ही ख़त्म हो। एक तो ऐसे भी बहुत छोटा होता है उसमें भी पहले ही ख़त्म हो जाता है। आप ऐसे करके 1-2 एग्जाम्पल के साथ 2011 में ऐसा जो है ना हुआ, ठीक, ये दिखा सकते हैं। सेशन बहुत ही छोटा हो रहा है। जहाँ तक डिस्कशन या बहस का उसमें इशू है, बहुत ही ना होता है कि एक हेल्दी डिस्कशन होना उस पार्लियामेंट हाउस में, जो कि लोग सुने, जो पहले होता था जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय नेहरू जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी सब लोग थे। तो उनका जो किसी भी मुद्दे पर जो बहस अंदर में होता था काफ़ी सुनने लायक होता था, और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट या आदर की भाव से देखते थे, आलोचना को रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अभी यहाँ आलोचना का देखिए कितना अनादर किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो बहस जो है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है, वो देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हो जाए, ऐसा नहीं। वहाँ बहस भी कहीं ना कहीं कास्ट को लेके, धर्म को लेके होना शुरू हो गया है, जो कि सही नहीं है। संविधान निर्माताओं ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि इस लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी घटनाएं घटेगी। तो थोड़ा सा ये 1-2 बात आप अंदर में चीज़ें डाल सकते हैं। जहाँ तक बिल की बात है तो जो भी बिल, जैसे कि मान लीजिए कि बिल पास करना है इस सेशन में, मान लीजिए 30 बिल पास करना है, लेकिन हो वही 15-10 पाता है,
मतलब कि लगभग वही 30% के आसपास ही जो है ना अपर हाउस और लोअर हाउस में जो है ना बिल पास हो पाता है। तो ये आप इसमें कुछ डेटा आप यहाँ पे एक बार डाल सकते हैं, ठीक ना। तो स्मॉल फ्रैक्शन बता ही दिया, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है अपोजिशन का जो रोल, क्योंकि डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि अपोजिशन एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि सरकार की कमियों को निकालता है। तो सरकार की कमियों को ठीक आपको निकालने का काम, लेकिन पार्लियामेंट में आप बेहतर ढंग से चीज़ें कीजिए। तो यहाँ पे जो अपोजिशन की जो रोल जो होनी चाहिए वो भी है। और एक जो लोकसभा में एक दिक्कत ये भी हो गया है कि एक बड़े विपक्षी दल, जैसे कि 2014 के लोकसभा में कांग्रेस को उतना सीट ही नहीं था कि वो अपोजिशन का लीडर बन सके। तो एक ना विपक्ष की भूमिका भी कहीं ना कहीं जो है ना कमी आई है, जिससे कि पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसमें कमी आई है, ठीक ना। आप ये चीज़ें, तो ये जो लग रहा है इन सब चीज़ को देखते हुए संसद थोड़ा सा अपने रोल से जो है ना अलग दिशा में चली गई है। और सबसे एक बात ये भी लिख सकते हैं कि मेंबर की जो उपस्थिति है वो भी काफ़ी कम हो गई। आप देखेंगे राज्यसभा में जबकि 245 के आसपास वहाँ पे भी मेंबर हैं, तो वहाँ वही मुश्किल से 80, 50 या 100 के आसपास दिखते हैं। तो आप इनकी मतलब कि उपस्थिति को भी जिक्र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की भागीदारी अभी भी, क्योंकि हालांकि तो बिल अभी तो पास हुआ लेकिन अभी तो इम्प्लीमेंट होगा नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं महिलाओं की भागीदारी मुश्किल से वही 15% के आसपास है, जिस वजह से ये जो चीज़ें बेहतर ढंग से पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है। अब एग्जांपल वही कि मुश्किल से 20-25% ही जो है ना बिल पास हो रहा है सेशन का काम। और ये कैसा करके ना कोई ग्राफ बना देंगे, मान लीजिए कि 1990 का कोई लेंगे तो ऐसे करके एक एडीआर का रिपोर्ट आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, अभी मेरे पास रिपोर्ट वो नहीं है, ठीक है, हालांकि मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप रिपोर्ट उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी जो है तो यही कि ऊपर कुछ कमियां बताते हुए कि जो जनता ने मैंडेट दिया है तो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। और कितना 140 करोड़ लोगों का जो है ना एक विश्वास, होप है कि नहीं पार्लियामेंट हमारे कुछ बेहतर करेगा। लाखों किसान हैं, लाखों महिलाएं हैं, कारीगर मजदूर हैं, ठीक ना, अलग धर्म के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं एक जो है ना जो वोटिंग जो जिस पर्पज़ से दी है वो उनका पूरा नहीं पता है। तो अब ये लिखेंगे कि इस उपरोक्त कमियों को देखते हुए जो है ना अब इसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, कुछ आप बताएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, अब ये कैसे एक बेहतर ढंग से काम करे, आप इसमें क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात तो जो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, संसदीय समिति है, उनके रोल को बढ़ाया जाए। अगर कोई बिल पास होता है, अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो बिल कमेटी के पास जानी चाहिए। और कमेटी, क्योंकि संसद का सेशन तो साल में 3 बार ही चलता है, कभी कभी एक्स्ट्रा सेशन इस बार हो गया था, तो बाकी तो पार्लियामेंट्री कमेटी 12 महीने काम करती रहती है। तो आप यहाँ पे एक बात ये लिख सकते हैं कि इसके रोल को बेहतर कर सकते हैं। प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, जैसे कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी का जो केस हुआ था, तो उसमें ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को जल्दी ही मतलब सस्पेंड या करने में बहुत जल्दीबाजी हो जाती है, लेकिन अगर भाजपा के ऐसे कोई होते तो वहाँ पे उनकी प्रक्रिया बहुत देर से होती है। जैसे अभी देखिए आम आदमी पार्टी के भी संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि चूँकि चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष, कोई भी पार्टी के मेंबर हो, सबके साथ जो लोकसभा की जो प्रक्रिया है या राज्यसभा की जो प्रोसेस है, जो नियम है, उसी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर अगर कोई कार्रवाई भी अगर होनी तो होनी चाहिए, ठीक ना। दूसरा बात जो एक ये जो पार्लियामेंट है, एक बहस का एक बड़ा सेंटर केंद्र बने, ऐसा एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा हमारे देश के नेताओं को। एक पूरा मीटिंग बुला के, हालांकि हर एक सेशन शुरू होने से पहले एक मीटिंग होती है सारी पार्टी, लेकिन जो मीटिंग में चीज़ें वहाँ पे बात होती है, लेकिन जस्ट उसका उल्टा आपको सेशन के दौरान देखने को मिलता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि एक हेल्दी बहस होना चाहिए कि हाँ भाई, कोई अगर जहाँ बिल है तो पर्सनल कटाक्ष से बेहतर है कि उस बिल पे एक हेल्दी डिस्कशन हो, तब जाके वो बिल में जो भी किसी की अगर आपत्ति हो तो उसको सुधार करते हुए तब वो पास हो, ठीक। क्योंकि अगर विपक्ष का अगर कोई डिमांड है तो हो सकता है कुछ उनके गलत हो, लेकिन फिर भी उन पर जो सत्ता को ना थोड़ा ध्यान में देना चाहिए। और एक फिक्स्ड जो सेशन का टाइमिंग, जैसे कि एक साल में 120 दिन या हर एक मेंबर को
कितना, जैसे कि स्कूल में अटेंडेंस होता है ना कि भाई आपको 75% अटेंड होगा तभी आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा, कुछ ऐसा ही एक कंडीशन लागू कर दिया जाए कि जो भी इसमें मेंबर हैं अगर इतना % अगर आएंगे सेशन में तभी उनको आगे मौका दिया जाएगा, यानी तो उनको डिसमिस या ऐसा कुछ एक नियम होना चाहिए। आप ये चीज़ कर सकते हो, ये होने से ना और भी इसमें बेहतर हो सकता है। एक जो है ना वार्षिक, जैसे कि हम जब स्कूल चलता है तो स्कूल में कब कब क्या क्लास होगा, कब छुट्टी होगा, एक पूरा एनुअल कैलेंडर निकलता है। उसी तरह से पार्लियामेंट का भी एक वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि हाँ भाई कब कब कैसे कैसे क्या होगा, किसके कितने, फिक्स चीज़ें होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना कि सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ और आप यहाँ दिखा सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति में जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बहुत सारे हैं। आप एडीआर का रिपोर्ट देख सकते हैं, लगभग हमारे देश में 40% जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे विधानसभा या लोकसभा या जहाँ भी हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। अब बताइए, जो लॉ को तोड़ के बने हैं, कानून बने हैं, आए हैं, वही लॉ बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सही ढंग से पार्लियामेंट काम नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे पार्लियामेंट कैसे निष्क्रिय है, एक बात यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, धनबल वाले आ रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग यहाँ चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चुनाव में इतना पैसा खर्चा किया तो अपने लिए काम करेंगे, तो आप ये भी तो दिखा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ना, जो पावर है स्पीकर का, तो उस पर भी थोड़ा सा जो है ना उनको ना किसी पार्टी के फेवर में जाके, बल्कि जो लोकसभा का जो प्रक्रिया जो नियम है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार स्पीकर पे थोड़ा सा जो ना आरोप देखते हैं, लगता ही है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं कि स्पीकर के पावर को रिव्यू करने की जो है थोड़ा सा क्या है ज़रूरत है। दूसरा बात, जो महिला आरक्षण बिल तो खैर पास हो ही गया है, लेकिन हाँ इसको भी बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब पहले बता ही दिया आप। इतना हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि एक ना हाइब्रिड मोड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जा सकता है। जैसे कि जो मेंबर नहीं आ पाए वहाँ पे सेशन में, लेकिन उनको ऑनलाइन भी ऐसा करने का दिया जाए, वो रेयर केस में, इन्हें क्या हमेशा ऐसा नहीं, रेयर केस में कि हाँ अगर वो घर, अगर उनका तबीयत खराब मान लेते हैं या कहीं और अगर बिजी भी है तो ऑनलाइन तो चीज़ें हो ही सकता है ना। तो ये इससे थोड़ा ना, और क्योंकि जब चीज़ें ऑनलाइन जब मोड में चल रहा है, जब G20 का मीटिंग ऑनलाइन मोड में बहुत सारा हुआ, और भी जैसे बैठक बड़े बड़े जब ऑनलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में हो रहा है, तो एक उसको बोलते हैं हाइब्रिड मोड में क्यों नहीं थोड़ा कुछ करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया जाए। तो अंतिम में वही कि वे टू फॉरवर्ड में आगे के राह में कि हाँ चीज़ें पिछले 70 वर्षों में पार्लियामेंट ने बेहतर देश के लिए काम किया है। अभी तक लगभग 100 से अधिक संविधान का बिल पास हुआ है और बेहतर काम हुआ है। देश के एकता, मतलब कि यूनिटी के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर काम किया है, इंटीग्रेशन के लिए बेहतर काम किया। हाँ, जो हमारे देश के संविधान पर जिस चीज़ों को सोचते थे, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके इन सब चीज़ों का निर्माण किया गया है, उसके दिशा में हमारे देश के पार्लियामेंट या जो भी बॉडी है उसको मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे जो पार्टी पावर में है, जो अपोजिशन में है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र के टेम्पल को, मंदिर को बेहतर ढंग से चलाया जाए, उसकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो देश की जनता के लिए हो। इसलिए इसमें एक फिक्स्ड सुधार या रिफॉर्म करते हुए इस दिशा में काम करना चाहिए, ताकि 2047 तक हम एक 100 वर्षों में आज़ादी के गांधी जी के जो सपनों का जो इंडिया है उसको बनाने में सफल हो पाएँ। ऐसे करके आप एक कर सकते। देखिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं। हाँ, बस मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस अप्रोच में आप इन सारे आंसर को लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखें और इसका मॉडल आंसर जो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप वहां से देखकर इसको आंसर को आज रात 8 से 10 तक लिखकर जमा कर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज दिया गया है, पार्लियामेंट वाला ये क्वेश्चन, फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी ये वाला क्वेश्चन, बाकी राज्यसभा भी चर्चा में है, इनके जो उपराष्ट्र सभापति थे यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन है आप उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।